नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर तिब्बत एनेक्स नहीं किया जाता चीन के द्वारा तब हमारे साथ चीन की कोई भी बाउंड्री नहीं होती। इनफैक्ट कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, इसको हम देखेंगे। पेमा खांडू जो कि अरुणाचल प्रदेश के सीएम हैं, इन्होंने साफ साफ कहा है कि हम चीन के साथ नहीं बल्कि तिब्बत के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ये एक तरह से एक नरेशन है कि तिब्बत को हम एक अलग कंट्री समझ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को चीन वैसे ही भारत का भाग नहीं मानता है, तो क्यों ना हम भी अपनी कुछ पॉलिसीज़ में बदलाव करें। इसी के मद्देनज़र हमें आज समझना होगा किस प्रकार से भारत और चीन के बॉर्डर में डिफरेंस आया जब तिब्बत को चीन ने एनेक्स किया। दलाई लामा वहाँ से एग्जाइल हुए, उसके बाद भारत में हिमाचल प्रदेश में रह के ये अपनी सरकार चला रहे हैं। तो वैसे तो मैं इस मैप को बिल्कुल नहीं सपोर्ट करती, क्योंकि ये विखंडित भारत को दिखाता है, पर ग्राउंड रियलिटी कुछ इसी तरह है। हालांकि ये ग्राउंड रियलिटी इंटरनेशनल नैरेटिव भी है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं इस समय भारत का सबसे बड़ा सरदर्द है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को मिला के भारत का जम्मू कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र है, और अक्साई चीन, जिसको चीन अक्साई चीन कहता है, वो हमारा लद्दाख है। तो तिब्बत के साथ जो हमारी सीमा है, चीन ने जब तिब्बत को कब्ज़ा किया उसके बाद 1949 के बाद 1950 के बाद हमारे और चीन के संबंध में काफ़ी बदलाव भी आया। चीन के साथ भारत एक लंबी सीमा साझा करता है। भारत कहता है कि चीन के साथ हमारी 3488 किलोमीटर की सीमा है, पर चीन कहता है नहीं, सिर्फ 2000 किलोमीटर की सीमा है, क्योंकि दो लाइन्स हैं, जिसको मैकमोहन लाइन एक कहते हैं जो अरुणाचल प्रदेश की है, और जो अक्साई चीन की जॉनसन लाइन है, ये जॉनसन लाइन है, जॉनसन रेखा, और अरुणाचल प्रदेश की मैकमोहन रेखा। इन दोनों रेखाओं को चीन नहीं मानता है। चीन कहता है कि तिब्बत के साथ कैसे कोई समझौता ब्रिटिश इंडिया कर सकता था, जबकि तिब्बत एक अलग से कोई देश ही नहीं था। तो हम कहते हैं कि 3488 किलोमीटर की बाउंड्री है, और चीन कहता है नहीं, ये बस 2000 किलोमीटर की बाउंड्री है। और जो हमारे साथ चीन का बॉर्डर है उसको हम वास्तविक नियंत्रण रेखा कहते हैं, यानी कि LAC। क्या कहते हैं? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, या फिर वास्तविक नियंत्रण रेखा। चीन के साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ हम सीमा साझा करते हैं। आज तक चीन के साथ हमारी कोई भी ऐसी अग्रीमेंट नहीं हुई है, भारत की कोई भी ऐसी अग्रीमेंट नहीं हुई है जिससे हम दोनों के बॉर्डर एक दूसरे की सहमति से बनाए जा सके। इसी वजह से बॉर्डर्स पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। तो तिब्बत को अगर हम देखें तो यह ऐतिहासिक रूप से स्वतंत्र एवं बौद्ध धर्म से प्रभावित देश था, और बौद्ध धर्म की राष्ट्रीयता है यहाँ पे, जिसके हेड दलाई लामा होते हैं। दलाई लामा कोई अलग से एक देश नहीं, दलाई लामा कोई अलग से एक व्यक्ति का नाम नहीं है, ये एक पद्धति है जो कि दी जाती है। 1912 में चीन के किंग वंश के पतन के बाद तिब्बत ने व्यावहारिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। हालांकि चीन तिब्बत को अपना अभिन्न अंग मानता रहा। इनफैक्ट माओ त्से-तुंग इसे तिब्बत को क्या कहते थे? चीन की हथेली, गद, ये जो पार्ट है पाम, उसको बोलते थे। इसी वजह से आज भी चीन से जुड़ा हुआ है। 1950 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने तिब्बत में घुसपैठ शुरू की। इसके बाद चीन की सैन्य कार्रवाई चली 1950 से। अक्टूबर 1950 में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी तिब्बत पर हमला किया। शांति बहाल करने के नाम पर चीन ने इसे सैन्य रूप से अधिग्रहण किया। तब भारत ने कुछ आवाज़ उठाई थी, हालांकि वो आवाज़ बहुत सशक्त नहीं थी, क्योंकि भारत खुद एक नवीनतम बना हुआ देश था, तो हम अपने नेबर के साथ अपने संबंध खराब नहीं करना चाहते थे। हालांकि हमने कहा कि भाई, आपको अगर तिब्बत को अपने समीप रखना है तो इसे ऑटोनोमस करना होगा, यानी कि स्वचालित करना होगा। तिब्बती सेना इसका मुकाबला कर नहीं सकी और हार गई। 17 सूत्रीय समझौता हुआ 1951 में। मई 1951 में तिब्बती प्रतिनिधि ने चीन के साथ एक समझौता किया, जिसे 17 सूत्र समझौता कहते हैं, 7 पॉइंट अग्रीमेंट। इसमें तिब्बत की स्वायत्तता और धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई थी, लेकिन तिब्बत को चीन का हिस्सा स्वीकार किया गया था। यह समझौता दबाव में किया गया था, इसलिए भारत आज इसे कहता है कि फिर से समझने की ज़रूरत है और फिर से इस समझौते को करने की ज़रूरत है, क्योंकि दबाव का कोई भी समझौता माना नहीं जाता। फिर उसके बाद दलाई लामा का निर्वासन हुआ 1959 में। 1959 में लासा तिब्बत की राजधानी में चीन के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ, क्योंकि वहाँ पे बहुत लोगों को दबाया जा रहा था।
जबरन कन्वर्जन्स भी चल रहे थे, साथ ही साथ नसबंदी की भी प्रक्रिया चल रही थी ताकि बौद्ध राष्ट्रीयता वहाँ ख़त्म हो जाए। विद्रोह को पीएलए ने क्रूरता से दबाया और 14वें दलाई लामा भारत में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए। भारत ने उन्हें शरण दी और इससे भारत चीन संबंधों में प्रॉब्लम्स शुरू हुई। भारत ने शुरुआत में तिब्बत को एक अर्ध स्वतंत्र राज्य माना था और यहाँ वाणिज्य दूतावास भी बनाए थे। इसके अलावा 1954 में भारत ने पंचशील समझौता भी किया, जिसमें तिब्बत को चीन का हिस्सा भारत मानने लगा, क्योंकि तब हमें चीन के साथ अपने रिश्ते अच्छे रखने थे। भारत तिब्बत सीमा विवाद बाद में चीन युद्ध 1962 का एक कारण बना, क्योंकि भारत तिब्बत सीमा विवाद जब बनने लगा तो चीन ने सोचा कि अगर हमें तिब्बत को संरक्षित करना है तो भारत के कुछ हिस्से जैसे कि अक्साई चीन, अरुणाचल प्रदेश को अपने अंतर्गत शामिल करना होगा। इसीलिए कहा जाता है कि वो नेहरू जी की सबसे बड़ी भूल थी। जिस प्रकार से तिब्बत के खिलाफ हमने तिब्बत के एनेक्सेशन के खिलाफ उस समय आवाज़ नहीं उठाई, उसका फल आज भी हम भोग रहे हैं। तिब्बत का अधिग्रहण 1950 में हुआ, दलाई लामा का निर्वासन 1959 में हुआ और भारत की नीति पंचशील समझौते के बाद तिब्बत को हम चीन का हिस्सा मानने लगे थे। प्रभाव ये आया कि भारत चीन संबंधों में गिरावट भी आई, क्योंकि निर्वासन के बाद दलाई लामा यहाँ रहने लगे थे। तो चीन कह रहा था कि भारत किस प्रकार से इन लोगों को शरण दे रहा है, जिस प्रकार से ये गलत है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो तिब्बत आज चीन का एक स्वायत्त क्षेत्र है, यानी कि ऑटोनॉमस क्षेत्र है, लेकिन भारी सैन्य और सांस्कृतिक दबाव में भी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तिब्बत भारत और चीन के बीच एक भौगोलिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक बफर जोन माना जाता है। यानी कि अगर भारत को चीन से बचना है और चीन को अगर भारत से बचना है तो एक रणनीतिक बफर के रूप में रखना चाहिए इसे। हालांकि अब तो क्योंकि तिब्बत संपूर्ण रूप से चीन में आ चुका है, तो कैसे हम इसे बफर भी मान लें। अब तो हमारे पास ये बफर जोन के हिसाब से भी नहीं है। ब्रिटिश काल में भारत ने तिब्बत को चीन से स्वतंत्र माना था। 1914 का शिमला समझौता भारत ने तिब्बत को एक स्वायत्त इकाई के रूप में मान्यता दी थी। स्वतंत्रता के बाद भी भारत ने लहासा में वाणिज्य दूतावास बनाए रखा था। 1950 में चीन की सेना ने तिब्बत में प्रवेश किया, उसके बाद की कहानी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ। भारत ने तिब्बत को चीन का भाग मान लिया और ये माना जाता है कि ये आदर्शवाद से यथार्थवाद की नीति का संकेत देना था। समझौते में भारत तिब्बत सीमा शब्द के स्थान पर भारतीय चीन शब्द आया, मतलब भारत और तिब्बत की सीमा नहीं, अब भारत और चीन की सीमा होगी, ये शब्द आया। तिब्बत में चीन के खिलाफ विद्रोह हुआ और उसके बाद भारत आ गए दलाई लामा, ये सब मैं बता ही चुकी हूँ। हालांकि अभी वर्तमान पॉलिसी जो हमारी 1962 के बाद से शुरू हुई है, हम वन चाइना पॉलिसी में बिलीव करते हैं। हम कहते हैं हाँ, ताइवान चीन का भाग है, तिब्बत भी चीन का भाग है, तो ये वन चाइना पॉलिसी है जो भारत मानता है। तिब्बत शरणार्थी नीति की बात करें तो भले ही हमने 1951 का रेफ्यूजी कन्वेंशन नहीं साइन किया है, तब भी हम ये मानते हैं कि भारत में लगभग जो 1 लाख तिब्बती आए हैं उनको हम शरण देने के लिए तैयार हैं। दलाई लामा को धार्मिक स्वतंत्रता भी दी है, भारत ने उन्हें धार्मिक गतिविधि की स्वतंत्रता दी है, परंतु कोई राजनीतिक तौर से हम समर्थन नहीं दे रहे हैं, सिंबॉलिकली ही दे रहे हैं बस। रणनीतिक दृष्टिकोण की बात करें तो तिब्बत को चीन का अंग मानने की नीति अभी भी जारी है, लेकिन दलाई लामा भारत चीन संबंधों में एक मूल्यवान कार्ड बने हुए हैं। भारत द्वारा 1954 में तिब्बत को चीन का भाग मान लेना एक रणनीतिक भूल मानी जाती है, क्योंकि उसके बाद से ही भारत और चीन की एक डायरेक्ट सीमा आई, जिसकी वजह से भारत ने अपने काफ़ी सारे क्षेत्र भी खोए। भारत ने बफर स्टेट खो दिया और चीन की सीमा से सीधे सटा हुआ बन गया। चीन ने बार बार अरुणाचल प्रदेश पर दावा जताना शुरू किया। उसके बाद कहा जाता है क्योंकि तवांग में मोनास्ट्री है ना, बुद्धिस्ट मोनास्ट्री, इसकी वजह से चीन कहता है कि अगर हमें तिब्बत को अपने कंट्रोल में रखना है तो हमें अरुणाचल प्रदेश को भी अपने कंट्रोल में रखना होगा। यानी कि अरुणाचल प्रदेश को ये साउथ तिब्बत, दक्षिण तिब्बत मानता है। क्या आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश से अगर कोई तिब्बत जाता है तो उसको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वीज़ा तो सिर्फ उनको दिया जाता है जो कि दूसरे देश से आए हुए हैं। इसी वजह से वीज़ा नहीं देते, क्योंकि वो बोलते हैं कि आप तो हमारे ही देश के हैं। यानी कि तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश दक्षिण तिब्बत है, ऐसा चीन का मानना है। ठीक है, तो भारत की जो तिब्बत नीति है यह आदर्शवाद से यथार्थवाद की ओर झुकी हुई है। भले ही भारत ने आधिकारिक रूप से तिब्बत को चीन का हिस्सा माना हो, लेकिन तिब्बती शरणार्थी को संरक्षण देना और दलाई लामा की उपस्थिति भारत की रणनीतिक सोच का हिस्सा है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको देखना है। इम्पॉर्टेंटली दलाई लामा एक पद्धति है। ये दलाई लामा कहते हैं कि हम अब किसी भी देश में अगर जन्म लेंगे तो वो ऐसा देश होगा जो चीन से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है, यानी कि फ्री है। दलाई लामा भारत में आए थे कुछ इस प्रकार से और उसके बाद शरणार्थी बने।
और लंबे समय से अपनी सरकार यहीं से चला रहे हैं। तो चीन क्यों चाहता है दलाई लामा को चुनना? नया दलाई लामा, ये पद्धति अब चीन कह रहा हम देंगे। चीन अगला दलाई लामा इसलिए चुनना चाहता है ताकि वह तिब्बत में धार्मिक और राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखे। चीन को डर है कि अगर दलाई लामा का उत्तराधिकारी भारत या किसी पश्चिमी देश द्वारा समर्थित होगा तो वह तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन को फिर से जगा सकता है। इस वजह से तो तिब्बत में बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए दलाई लामा एक आध्यात्मिक गुरु है, स्पिरिचुअल गुरु हैं। दलाई लामा को मान्यता देने का अधिकार अगर चीन के पास होगा तो वो धार्मिक नेताओं को अपने अनुसार नियंत्रित कर सकता है, जिससे तिब्बती राष्ट्रीयता दबाई जा सकती है। चीन मानता है कि तिब्बत उसकी राष्ट्रीय अखंडता का हिस्सा है और अगर दलाई लामा का उत्तराधिकारी चीन विरोधी ताकतों से जुड़ा होगा तो तिब्बत में विद्रोह हो सकता है। और जो वर्तमान दलाई लामा है ये शांति और आत्मनिर्णय की बात करते हैं, लेकिन चीन उन्हें विभाजनकारी मानता है। अगर अगला दलाई लामा चीन समर्थक होगा तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तिब्बती स्वतंत्रता की आवाज़ कमजोर हो जाएगी। 14वें दलाई लामा भारत के शरण में है और इसी वजह से भारत को चीन अच्छा नहीं मानता है, कहता है कि ये हमारे दुश्मन को शरण दे चुके हैं, विभाजन करता है ये। चलिए, कैसे लगी आपको ये क्लास हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।